Assalamu alaikum students, this is Hina from Biochemistry Club. Welcome to my channel. I am here with another exciting lecture of enzymology जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर और इंजाइम्स किस तरह से इस बैरियर को मिनिमाइज करते हैं। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमारा बेसिक फोकस था कि एंजाइम किन रिएक्शन पैरामीटर्स को इफेक्ट करते हैं। आई होप कि वो लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। इन केस आप में से किसी भी स्टूडेंट को उसमें कोई क्यूरीज हैं, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू क्लियर वन थिंग कि हमने कुछ ऐसे रिएक्शंस पढ़े हैं, जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों के सामने सुक्रोज की एग्जांपल दी थी कि देयर आर मैनी केमिकल रिएक्शंस जो कि थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल हैं, स्पॉन्टेनियस भी हैं, बट उन केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एक हाई एनर्जी बैरियर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट जो है वो प्रेजेंट होती है और इस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी रिएक्टेंट्स की एनर्जी से ज्यादा है और इस डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इसको हमने कहा था एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो हाई एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान है, इसकी वजह से आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहे। ठीक है, हालांकि जब हम थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग तो रिएक्टेंट्स कैन इजीली ट्रांसफॉर्म इनटू द प्रोडक्ट्स बिकॉज दे हैव फॉर मोर एनर्जी देन रिएक्टेंट्स। सो थर्मोडायनेमिकली बेशक रिएक्शन फेवरेबल है, बट काइनेटिकली दिस रिएक्शन इज स्लो। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, लाइक ऐसा होना चाहिए था ना कि अगर रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है, स्पॉन्टेनियस है, तो काइनेटिकली भी फास्ट हो ताकि रिएक्शन जल्दी अकम्प्लिश हो सके, आपके पास रिएक्टेंट्स इजीली प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म हो सके। ये जो हाई एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है, ये इन केमिकल रिएक्शंस में क्यों रखा गया है, हम इस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड देयर इज अ स्टेटमेंट कि दीज हाई एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर्स आर क्रूशियल टू लाइफ। आप खुद इमेजिन करें कि अगर ये हाई एनर्जी बैरियर ना होता तो क्या लाइफ का स्ट्रक्चर पॉसिबल रह सकता था। देर आर मैनी कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड इन विच द सिंपल प्रिकर्सर्स दे असेंबल टुगेदर एंड दे मेक कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर मोस्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स आर प्रोटीन्स एंड देयर सिंपल मोनोमर्स आर अमाइनो एसिड्स। This type of reaction is favorable. Spontaneous amino acids can be easily produced by the destruction of proteins, and proteins have far greater energy than amino acids. Such type of reactions are thermodynamically favorable. Breakdown of protein एक favorable spontaneous reaction है thermodynamically. लेकिन अगर ये reaction all the time fast होता तो क्या बॉडी में प्रोटीन्स बन सकती थी। प्रोटीन जैसे बनती वो ब्रेक होकर अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं बिकॉज दिस रिएक्शन इज फेवरेबल एंड देयर इज नो चेक। ठीक है, सो दिस हाई ट्रांजिशन स्टेट बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, ये ट्रांजिशन स्टेट का बैरियर प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है, प्रोटीन्स को उनकी ओरिजिनल फॉर्म में रखता है, और तब तक प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट नहीं होती जब तक कोई खास किस्म का केमिकल रिएक्शन बॉडी में रिक्वायर्ड ना हो। एंजाइम्स आएंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को रिड्यूस करेंगे और तब जाके आपकी प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होंगे। और डेफिनेटली एंजाइम किसी खास कंडीशन में ही एक्टिव होंगे। इसमें मैं एग्जांपल मेंशन कर सकती हूँ ग्लूकागोन की, जो कि स्टारवेशन में ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कितना ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिकेशन है उसकी भी यहाँ से आप जो है वो एग्जांपल देख सकते हैं। स्टारवेशन कंडीशन में जब हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है तो इन रिस्पॉन्स टू दिस लो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, हमारे पेंक्रियाज के जो अल्फा सेल्स हैं वो एक खास किस्म का हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे कहा जाता है ग्लूकागोन। ठीक है, जब ग्लूकागोन रिलीज होगा सिर्फ उस टाइम पे आपके लिवर के सेल्स अपने अंदर जो स्टोर्ड ग्लाइकोजिन है ना, वो ग्लाइकोजिन इज अ पॉलीमर containing many molecules of glucose, और इसकी एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम, सॉरी रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम भी ऐसी है। ग्लाइकोजिन इज कॉम्प्लेक्स एंड हाई एनर्जी मॉलिक्यूल
और उसकी जो प्रोडक्ट है ग्लूकोज, दिस इज लो एनर्जी मॉलिक्यूल। सो अगर इस ग्लाइकोजिन और ग्लूकोज के दरमियान हाई एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ना होता तो ग्लाइकोजिन ने जैसे बनना था उसने फौरी तौर पे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाना था। सो नाउ बिकॉज ऑफ दिस हाई एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ग्लाइकोजिन लिवर में स्टोर रहता है। जैसे ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन कम होती है, पेंक्रियाज ग्लूकागोन रिलीज करता है। ग्लूकागोन लिवर में आके अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और यहाँ पे कुछ खास किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो कि ग्लाइकोजन को ब्रेक कर सकते हैं। ग्लूकागोन उन एंजाइम्स को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। सो इट मींस कि एंजाइम्स हर कंडीशंस में एक्टिवेट नहीं रहते। एंजाइम्स एक खास सिग्नल के रिस्पॉन्स में केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज कराते हैं। सो इस हाई एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से आपके रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बॉडी में मेंटेन रहती है और जब कोई खास किस्म का केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड होता है एंजाइम उस टाइम में आके ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करके एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को मिनिमाइज करते हैं। ओनली इन दोज पर्टिकुलर कंडीशंस द रिएक्टेंट्स विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा लेकिन तब जब ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम होगी। अदरवाइज ग्लाइकोजन का हाई ट्रांजिशन एनर्जी स्टेट जो है वो उसे ट्रांसफॉर्म नहीं होने देता इनटू ग्लूकोज। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस कि बिकॉज ऑफ द हाई एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर हमारे जो कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन मेंटेन रहती है। अगर ये बैरियर ना होता तो दे वुड इजीली रिवर्ट बैक इनटू द सिंपलर मॉलिक्यूलर फॉर्म और लाइफ का स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रहना था। आई होप कि ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि व्हाई द हाई एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर एग्जिस्ट इन मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट कि ओके ये चीज क्लियर हो गई कि एंजाइम्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान हाई एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर जो है वो सिग्निफिकेंट है, वो हमारे लिए जरूरी है, वो असेंशियल है। अगर वो ना हो तो रिएक्टेंट्स जो हैं वो इजीली ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं इनटू द प्रोडक्ट्स। नाउ हम सेकंड पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। हम एक और क्वेश्चन रेज करते हैं कि एंजाइम्स के पास ऐसी क्या प्रॉपर्टी है या एंजाइम किस तरह से ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को मिनिमाइज करते हैं। एंजाइम्स किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को मिनिमाइज करते हैं, दिस इज द सेकंड पॉइंट विच वी हैव टू क्लियर। सो बच्चों इसी पॉइंट को लिंक करेंगे विद अनदर पॉइंट। मैंने आप लोगों के सामने जब फर्स्ट लेक्चर में एंजाइम्स और कैटालिस्ट का कंपैरिजन किया था तो मैंने वहां पे दो पॉइंट्स रेज किए थे कि एंजाइम्स के पास कैटालिस्ट के मुकाबले में बहुत हाई कैटालिटिक पावर होती है। दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटालिस्ट because they bring about the rate enhancements up to the 5 to 17 folds। यानी अगर एक कैटालिस्ट रिएक्शन को 2 टाइम्स या 3 टाइम्स फास्ट करता है तो एंजाइम उसको 5 to 17 टाइम्स इंक्रीज कर सकता है। इट मींस दीज आर द सुपर कैटालिस्ट, दे हैव वेरी हाई कैटालिटिक पावर्स। और सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने वहां पे डिस्कस की थी वो ये थी कि एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट्स। ठीक है, एंजाइम एक खास स्पीशी को रिकॉग्नाइज करते हैं, उस खास स्पीशी के साथ बाइंड करते हैं और उस खास स्पीशी को केमिकली ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, बाकी जो सबस्ट्रेट्स हैं उनके ऊपर एंजाइम्स वर्क नहीं करते। अब ये जो कैटालिटिक पावर है एंजाइम की और सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिसिटी है, ये किस वजह से है? कैटालिटिक पावर का जिक्र जब मैं करूं आपने उसको रिलेट करना है इस पॉइंट के साथ कि एंजाइम दे कैन रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। डेफिनेटली यही कैटालिटिक पावर होगी ना कि अगर कोई एंजाइम ट्रांजिशन स्टेट को उसकी अनस्टेबल अनस्टेबल स्टेट का मतलब है हाई एनर्जी स्टेट से स्टेबल स्टेट यानी लो एनर्जी स्टेट पे लेके आता है, कंपैरेटिवली उसको हाई से लो एनर्जी स्टेट पे ले आता है, ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है। तो जितना ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज होगी उतना ही एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्या होगा, मिनिमाइज होगा। और जितना एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर मिनिमाइज होगा उतनी ज्यादा एंजाइम की कैटालिटिक पावर होगी, यानी उतना ही वो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म करना शुरू हो जाएगा। सो इट मीन्स कि जब मैं आप लोगों के सामने
एंजाइम की कैटालिटिक पावर का जिक्र करूं, इट मींस द एबिलिटी ऑफ एंजाइम्स टू स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट्स एंड टू रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर इज इक्विवेलेंट टू कैटालिटिक पावर्स। ठीक है। सो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि एक एंजाइम इतनी हाई कैटालिटिक पावर कैसे शो करता है, या वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को मिनिमाइज किस तरह से करता है। ठीक है। पहले कैटालिटिक पावर के बारे में देख लेते हैं और उसके बाद सेकंड पॉइंट की तरफ जाते हैं, विच इज सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। सो एक एंजाइम जो है वो किस तरह से कैटालिटिक पावर शो करता है। बच्चों, मैंने आप लोगों के साथ मल्टीपल टाइम्स ये पॉइंट डिस्कस किया है कि एक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है और ES कॉम्प्लेक्स बनाता है, एंड दिस ES कॉम्प्लेक्स इज क्रूशियल फॉर एंजाइम कैटालिसिस। यानी एंजाइम का सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करना, ES कॉम्प्लेक्स बनाना जरूरी है। नाउ वी विल सी कि यस, एक्चुअली CS कॉम्प्लेक्स में ही कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से एंजाइम ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है, जिसकी वजह से एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को मिनिमाइज करता है। सो व्हेन एन एंजाइम कम्स क्लोज टू द सबस्ट्रेट, और एंजाइम उसके साथ बाइंड करता है, सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए एंजाइम के पास कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं उसकी एक्टिव साइट में, जिसमें से कुछ ग्रुप्स जो हैं वो कोवलेंट इंटरेक्शंस कर सकते हैं विद सबस्ट्रेट, or many of the groups, only a few groups can make covalent interactions, because definitely enzyme और substrate के दरमियान ज्यादा strong interactions नहीं होनी चाहिए, because in the next step enzyme ने separate भी होना है from the substrate। और many molecules are there in active site of an enzyme जो कि non covalent interactions या weak interactions बनाते हैं enzyme के साथ, non covalent interactions। अब बच्चों, आप लोगों को ये चीज तो पता होगी कि जब भी कोई कंपाउंड, कोई मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है, बाइंड करता है, तो बाइंडिंग की वजह से जब न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है तो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है। इट मींस कि whenever an enzyme will come close to the substrate and there are some groups in the active site of an enzyme which are going to interact with the compatible group of the substrate, तो definitely इन interactions के response में कुछ energy release होगी, और इस एनर्जी को कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है। इसको मैं GB से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, विच इज द बाइंडिंग एनर्जी। इट मींस कि दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिलीज होगी जब एक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करता है। नाउ एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान बहुत सी नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से एंजाइम ह्यूज अमाउंट में बाइंडिंग एनर्जी रिलीज करता है, एंड दिस बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी जो कि ट्रांजिशन स्टेट को क्या करती है, स्टेबलाइज करती है। यानी ये जो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी एंजाइम कम करता है ना, इसको अनस्टेबल से स्टेबल स्टेट में लेके आता है, ये बाइंडिंग एनर्जी की वजह से। यानी एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन की वजह से जो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है, वो बाइंडिंग एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करके लो एनर्जी स्टेट पे लेके आती है, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब है कि एक एंजाइम का सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करना और बाइंडिंग एनर्जी रिलीज करना कैटालिसिस के लिए मैंडेटरी है। अगर एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं करता, ES कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, तो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज नहीं होगी, और अगर बाइंडिंग एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो ट्रांजिशन स्टेट अपनी अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में नहीं आएगी, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर रिड्यूस नहीं होगा। इट मींस we can conclude that there are many non-covalent and some covalent interactions between enzyme and substrates which release some amount of energy which is binding energy, और ये binding energy contribute करती है किसमें, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को मिनिमाइज करने में। ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी की एक कंट्रीब्यूशन हो गई कि ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को मिनिमाइज करती है। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है। ये स्लाइड्स लेनिंजर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री से बनाई गई हैं, तो डेफिनेटली अगर आप उस बुक को फॉलो करते हैं तो उसके अंदर आपको ये दो पोस्टुलेट्स नजर आएंगे कि बाइंडिंग एनर्जी की दो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। ठीक है। दो पोस्टुलेट्स हैं, जिसमें से एक पोस्टुलेट ये कहता है कि किसी भी एंजाइम की जो कैटालिटिक पावर है
और उसकी जो सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिसिटी है, ये दोनों चीजें किस वजह से हैं? बाइंडिंग एनर्जी की वजह से। सो वी कैन से कि बाइंडिंग एनर्जी कंट्रीब्यूट्स टू द स्पेसिफिसिटी एज वेल एज कैटालिसिस। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ही एंजाइम की कैटालिटिक पावर होगी, और बाइंडिंग एनर्जी की वजह से ही एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिसिटी शो करता है। अभी स्पेसिफिसिटी वाला पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये पॉइंट मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि एक एंजाइम बाइंडिंग एनर्जी रिलीज करके कैटालिटिक पावर शो करता है, यानी बाइंडिंग एनर्जी विल contributes टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इन मिनिमाइजेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, एंड दिस इज हाउ के कैटालिटिक पावर जो है वो एंजाइम की क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। Now the second point is substrate specificity. What is the contribution of binding energy in substrate specificity? इसके लिए आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। आपका एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करता है तो डेफिनेटली एंजाइम की एक्टिव साइट में, एंजाइम इज प्रोटीन, और एंजाइम की एक्टिव साइट में देयर आर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड कंटेनिंग स्पेसिफिक साइड चेन्स। सपोज ये एक ऐसा एंजाइम है जिसकी एक्टिव साइट में देयर इज अ रेजिड्यू ऑफ ग्लूटामिक एसिड, और ये एक ऐसी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है जिसकी एक्टिव साइट में देयर इज एन OH ग्रुप, and because of this partial positively charged hydrogen and partial negatively charged oxygen, there is the chances of hydrogen bonding between substrate and enzyme. So hydrogen bonding की वजह से आपका एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है। ठीक है। नाउ देयर इज अनदर सबस्ट्रेट जिसकी शेप बिल्कुल पिछली सबस्ट्रेट की जैसी ही है, बट इसके ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनमें से कोई भी ग्रुप सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर सकता और वो आइडियल इंटरेक्शंस नहीं बना सकता। इट मींस कि इस केस में आपका सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ बाइंड करता है तो देयर आर चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सम नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस बिकॉज ऑफ विच बाइंडिंग एनर्जी विल रिलीज, बट इस केस में कोई भी आइडियल इंटरेक्शंस नहीं बनेगी। सो एंजाइम अगर इस सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा तो किसी किस्म की कैटालिसिस नहीं होगी। सो इट मींस एंजाइम विल नॉट बाइंड विद दिस सबस्ट्रेट। इट मींस कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान होने वाली इंटरेक्शंस और एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान उन इंटरेक्शन से रिलीज होने वाली बाइंडिंग एनर्जी ही सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी जो है उसमें कंट्रीब्यूशन करती है। अगर एंजाइम सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करता है, उसके साथ बाइंड करके बाइंडिंग एनर्जी रिलीज नहीं होती, तो डेफिनेटली कैटालिसिस नहीं होगी। So we can say कि enzyme will only recognize that particular substrate which will offer some groups that will make some types of non-covalent interaction with enzyme. And without these groups, enzyme will not recognize that particular substrate. So yes, enzyme और substrate के interaction से release होने वाली binding energy ही catalytic power भी उसकी contribution की वजह से है, और substrate के लिए specificity भी उसकी contribution की वजह से है। So I hope कि ये first postulate आप लोगों का clear हो गया होगा कि binding energy is the main source of catalytic power and substrate specificity. So the second postulate is कि weak interactions are optimized in reaction transition state. ओके अब हम में से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए ये पॉइंट फर्स्ट टाइम सुन रहे होते हैं, वो इंजिमोलॉजी के कोर्स में। ठीक है, मैं इस पे ज्यादा एम्फसाइज करूंगी कि यहाँ पे ये चीज मेंशन की जा रही है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में यानी ES कॉम्प्लेक्स में जो इंटरेक्शंस हैं वो ट्रांजिशन स्टेट में जाके ऑप्टिमाइज होती हैं। यानी ऐसा हो सकता है कि एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है तो इनिशियली कुछ कम इंटरेक्शंस बने, लेकिन जब आपका सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट में जाता है तो ट्रांजिशन स्टेट में जाके इंटरेक्शंस मजीद ऑप्टिमाइज या स्ट्रांग हो जाती हैं। इट मींस तब बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। ठीक है, एक तो ये पोस्टुलेट आपने एक पॉइंट ये माइंड में रखना है, इसको मैं अभी क्लियर करूंगी कि वीक इंटरेक्शंस बिटवीन एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट्स आर ऑप्टिमाइज्ड इन ट्रांजिशन स्टेट, एंड देयर इज अनदर पॉइंट व्हिच इज कि एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज नॉट 100% कंप्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट, बल्कि ये ट्रांजिशन स्टेट के कंप्लीमेंट्री होती है। अब हमारे तो नॉर्मल ये कॉन्सेप्ट होता है कि एंजाइम की शेप, जैसे मल्टीपल टाइम्स मैं आप लोगों के सामने जो शेप ड्रॉ कर रही हूँ, दिस शेप इज कंप्लीमेंट्री विद द शेप ऑफ सबस्ट्रेट।
ठीक है, और हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बट यहाँ पे हमें एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि एंजाइम की शेप सबस्ट्रेट के कंप्लीमेंट्री नहीं है। द शेप ऑफ एंजाइम इज कंप्लीमेंट्री टू द ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, इन दो पॉइंट्स को हम क्लियर करते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। द फर्स्ट वन इज कि वीक इंटरेक्शंस बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट्स are optimized in transition state, and second one is कि active site of enzyme is not complementary to the substrate, it is complementary to the transition state. ओके बच्चों, इस चीज को समझने से पहले मैं आप लोगों के सामने जो है वो एक जनरल सा रिएक्शन डिस्कस करूंगी, और उसके बाद हम जो है वो बाइंडिंग एनर्जी की फर्दर कॉन्ट्रीब्यूशंस की तरफ आते हैं। ठीक है, इस चीज को समझाने के लिए आई हैव एन एग्जाम्पल हेयर। ठीक है, यस, इस एग्जाम्पल से हम पढ़ने जा रहे हैं या ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि वीक इंटरेक्शंस बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट्स आर ऑप्टिमाइज्ड इन ट्रांजिशन स्टेट। आई हैव एन एग्जांपल ऑफ अ रिएक्शन जिसमें एक सबस्ट्रेट मेटेलिक स्टिक है। ठीक है, इसमें अभी कोई एंजाइम यूज नहीं हो रहा, इसको साथ साथ मेंशन करती जा रही हूँ कि आई हैव अ सबस्ट्रेट विच इज अ स्टिक, और ये स्टिक एक खास केमिकल रिएक्शन से गुजर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। हम इस स्टिक को ब्रेक करना चाहते हैं। डेफिनेटली जो दरमियान की स्टेट होगी उसमें ये थोड़ी सी बेंड होगी, तभी ये ब्रेक होगी ना। अब ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है बच्चों। अब आपको अंदाजा हो रहा है, ये आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसमें स्टिक ब्रेक हो चुकी है। ये आपके रिएक्टेंट है जिसमें स्टिक अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है, और ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है। नाउ यू कैन सी कि in this transition state we have the substrate structure which is intact and the product formation is in progress। यानी ये दरमियान की स्टेट है जिसमें all bonds of reactants and products are accumulated, and that's why इसकी एनर्जी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। अब अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन की रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम को देखा जाए बच्चों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल रिएक्शन है। हम इसको इसी तरह से यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन सबस्ट्रेट्स हैव सम एनर्जी विच इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट्स, बट ट्रांजिशन स्टेट इज इवन मोर अनस्टेबल, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते जब तक ये हाई एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ये ओवरकम नहीं करते। ठीक है, सो इस हाई एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को रिएक्टेंट्स और ट्रांजिशन स्टेट के दरमियान जो एनर्जी बैरियर है इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करती हूँ। ठीक है, यहां से यहां तक आपके पास ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट्स के दरमियान जो बैरियर है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। अब बच्चों, अगर तो हमारे पास ये पॉइंट ठीक है कि एंजाइम की शेप सबस्ट्रेट के कंप्लीमेंट्री होती है। ठीक है, हमने अभी ये चीज डिस्कस की ना कि एंजाइम्स की शेप सबस्ट्रेट के कंप्लीमेंट्री नहीं होती, ट्रांजिशन स्टेट के कंप्लीमेंट्री होती है। सो वी आर गोइंग टू सी कि अगर एक एंजाइम की शेप सबस्ट्रेट के कंप्लीमेंट्री होती तो उस केस में क्या होना था, रिएक्शन की पॉसिबिलिटी तब क्या होती। सो वी ड्रॉ हेयर एन एंजाइम जिसकी शेप सबस्ट्रेट के कंप्लीमेंट्री है। ठीक है, दिस एंजाइम इज स्टिकएज एंजाइम। ठीक है, स्टिकएज एंजाइम is meant to break this stick, और इस एंजाइम की शेप क्या है, सबस्ट्रेट के कंप्लीमेंट्री है। इससे बेहतर डायग्राम आप यहां से देख सकते हैं, दिस वन। ठीक है, सो दिस इज एन एंजाइम हैविंग द शेप 100% कंप्लीमेंट्री विद द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। बट अब होता क्या है कि आपका एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है और उसकी शेप सबस्ट्रेट के 100% कंप्लीमेंट्री है, तो ऑल टाइप्स ऑफ वीक इंटरेक्शंस बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट they will be optimized in this enzyme substrate complex। इसी केस में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में ही सारी इंटरेक्शंस क्या हो जाती हैं, ऑप्टिमाइज्ड हो जाती हैं, और बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हो जाती है। नाउ यू कैन इमेजिन कि आपके पास एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम है, इसी की हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है,
ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। एंजाइम जैसे ही सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, मैक्सिमम इंटरेक्शंस हो जाती हैं, ऑप्टिमाइज हो जाती हैं, जिसकी वजह से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की एनर्जी मजीद कम हो जाएगी। यानी इस केस में चूंकि मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हो जाएगी, एंड वी नो कि बाइंडिंग एनर्जी स्टेबलाइज करती है कंपाउंड्स को, जैसे ट्रांजिशन स्टेट को हाई से लो एनर्जी पे ले आती है। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो गई तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मजीद नीचे चला जाएगा, जिसकी वजह से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट के दरमियान जो एनर्जी का बैरियर है वो मजीद बढ़ जाएगा। पहले रिएक्टेंट्स और ट्रांजिशन स्टेट के दरमियान एनर्जी का बैरियर इवन कम था, ये पिछले केस में था, और अब जब आपका एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड किया तो इतना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर मजीद ऐड हो गया, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम हेयर, दिस वन, के सिंपल सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा थी, लेकिन जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड किया तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मजीद लो एनर्जी पे आ गया, जिसकी वजह से ये ब्लू कलर में दिखाया गया है कि एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर मजीद बढ़ गया। पहले ब्लैक कलर में था, इतना था, और अब ग्रीन कलर रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतना एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर उसमें एड अप हो गया। सो इट मींस कि यस, अगर एंजाइम की शेप सबस्ट्रेट के कंप्लीमेंट्री होती तो एंजाइम वुड बी पुअर कैटालिस्ट, वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते थे, बल्कि उस केस में एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर मजीद बढ़ जाना था। इसका मतलब है कि जो लॉक एंड की मॉडल हमें बताता है कि एंजाइम की शेप सबस्ट्रेट के कंप्लीमेंट्री होती है, दिस मॉडल इज नॉट करेक्ट इन टर्म्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। अगर हम एंजाइम की वर्किंग को देखें, हम नॉर्मली यही पढ़ते हैं ना कि जब कंपैरिजन होता है तो हम ये चीज डिस्कस करते हैं कि लॉक एंड की मॉडल एंजाइम की वर्किंग को इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं करता जितना इंड्यूस फिट मॉडल करता है। तो दिस इज द रीजन, ये वो वजह है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एंजाइम लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग उनकी वर्किंग एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता, एंजाइम की शेप सबस्ट्रेट की कंप्लीमेंट्री होती, तो उस केस में एंजाइम वुड बी पुअर कैटालिस्ट। अब सेकंड सिनेरियो देखते हैं कि हम एक ऐसा एंजाइम ले लेते हैं जिसकी शेप ट्रांजिशन स्टेट के कंप्लीमेंट्री है। दिस इज अ रिएक्शन विदाउट एंजाइम, और इस केस में आप एक ऐसा एंजाइम देख रहे हैं जिसकी शेप ट्रांजिशन स्टेट के कंप्लीमेंट्री है। इवन दो इस एंजाइम में जो बाइंडिंग रेजिड्यू है वो सबस्ट्रेट को बाइंड करते हैं, ईएस कॉम्प्लेक्स बनता है, लेकिन जब सबस्ट्रेट अपनी इस फॉर्म से ट्रांजिशन स्टेट में जाती है तो तब इसकी शेप एंजाइम की शेप के 100% कंप्लीमेंट्री है, और इस केस में मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है। सो हम कह सकते हैं कि इस केस में आपकी बाइंडिंग एनर्जीज जो हैं वो ट्रांजिशन स्टेट में जाके ऑप्टिमाइज होंगी। उससे क्या होगा कि आप इस रिएक्शन की अगर रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम को देखें तो इस केस में क्या होगा कि आपके एंजाइम ने सबस्ट्रेट को बाइंड किया है, लेकिन इंटरेक्शंस ऑप्टिमाइज नहीं है। जैसे ही सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट में गई है तो ट्रांजिशन स्टेट में एंजाइम और सबस्ट्रेट की इंटरेक्शंस मजीद ऑप्टिमाइज हो गई हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हुई है, जिसकी वजह से एंजाइम उस ट्रांजिशन स्टेट को क्या कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है, हाई से लो एनर्जी स्टेट पे ले आता है। और पहले जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर इतना ज्यादा था, अब वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। तो आप इस केस में दोबारा देख सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम which has the shape complementary to the transition state, the activation energy barrier, this blue color activation energy barrier has minimized, because जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होती है तो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज हो जाती है और एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर मिनिमाइज हो जाता है। आई होप कि जो बेस मैंने आप लोगों के स्टार्टिंग कुछ लेक्चर्स में बनाई थी कि आपके एंजाइम जो है वो किस तरह से ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करते हैं, एंजाइम किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को मिनिमाइज करते हैं, उसमें से बहुत से पॉइंट्स आप लोगों के आज के लेक्चर में क्लियर हुए होंगे कि एंजाइम्स जो हैं वो सबस्ट्रेट के स्पेसिफिक नहीं बल्कि ट्रांजिशन स्टेट के स्पेसिफिक होते हैं।
ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करते हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है। और इंड्यूस फिट मॉडल भी चूंकि यही कहता है कि आपका एंजाइम एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, एंजाइम इज फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। सो इंड्यूस फिट मॉडल एंजाइम की वर्किंग को बेटरली एक्सप्लेन करता है देन लॉक एंड की मॉडल। ठीक है। सो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कैटालिटिक पावर भी इंक्रीज करती है, बाइंडिंग एनर्जी सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी भी डिटरमिन करती है, और बाइंडिंग एनर्जीज मैक्सिमम रिलीज होती है ट्रांजिशन स्टेट में, बिकॉज द शेप ऑफ एंजाइम is complementary to the transition state and weak interactions are optimized in transition state, so maximum binding energy will be released in transition state और इस वजह से आपकी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज होके एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्या करती है, मिनिमाइज करती है। These are the contributions of binding energy in reaction mechanism. Now इन दो बहुत आपकी जो कह लें कि रिएक्शन के लिए मैंडेटरी कंडीशंस हैं, कैटालिटिक पावर, सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, इनके अलावा बाइंडिंग एनर्जी कुछ फिजिकल और थर्मोडायनेमिक बैरियर्स को भी ओवरकम करती है। यानी बाइंडिंग एनर्जी सिर्फ ये नहीं कि एंजाइम की कैटालिटिक पावर को इंक्रीज कर देती है या ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर देती है या सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी बढ़ा देती है, एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान होने वाली इंटरेक्शन से जो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है वो कुछ फिजिकल एंड थर्मोडायनेमिक बैरियर्स को भी कम कर देती है, जिसकी वजह से रिएक्शन की प्रोग्रेशन के चांसेस मजीद बढ़ जाते हैं। ठीक है। सो कौन कौन से थर्मोडायनेमिक बैरियर्स हो सकते हैं? द फर्स्ट वन इज एंट्रोपी। यानी आप अगर एक जनरल एग्जांपल पढ़ें कि एक इस केस में आपके पास एक लिविंग सिस्टम के अंदर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है। इस केस में आप चाहते हैं कि ये मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल बी के साथ इंटरेक्ट करे, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बने, तो डेफिनेटली द चांसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन आर वेरी लो बिकॉज ऑफ द रैंडमनेस, बिकॉज ऑफ द एंट्रोपी। बहुत से मॉलिक्यूल हैं जिनके साथ ये कोलाइड कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, इन दोनों के एक दूसरे को अप्रोच करने के चांसेस बहुत मिनिमम है। सो इट मीन्स के प्रोडक्ट फॉर्मेशन के चांसेस इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम बहुत मिनिमम होते हैं, या फिर इन द एब्सेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी बहुत मिनिमम होते हैं। लेकिन जब आपका एंजाइम इन दोनों सबस्ट्रेट्स के लिए बाइंडिंग साइट्स ऑफर करता है और ये दोनों सबस्ट्रेट्स अपनी अपनी रिस्पेक्टिव बाइंडिंग साइट्स में आके बाइंड करती हैं, तो उस केस में बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है और वो इनकी इंट्रोपी को रिड्यूस कर देती है। यानी आप कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी देयर इज इंट्रोपी रिडक्शन। ठीक है। बाइंडिंग की वजह से आपकी ये जो इंट्रोपी आपके सिस्टम्स के अंदर इन दोनों स्पीशीज को फेस करना पड़ रही थी वो रिड्यूस हो जाती है। सो दीज टू सबस्ट्रेट्स दे विल रिएक्ट एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट। दिस इज द फर्स्ट बैरियर जिसको बाइंडिंग एनर्जी ने ओवरकम किया है। द सेकेंड बैरियर इज सॉल्वेशन शेल अक्रॉस सबस्ट्रेट एंड एंजाइम। जब आपका सबस्ट्रेट और एंजाइम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते, सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं, तो उस केस में सबस्ट्रेट और एंजाइम के की एक्टिव साइट को वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डेड ऑर्डर्ड मॉलिक्यूल्स ने कवर किया होता है। And this ordered structure is violating second law of thermodynamics, according to which entropy of most of the systems should be increased. So when a substrate comes close to the active site of an enzyme, the interactions between substrate and enzyme will release the binding energy, and these interactions will be optimized. And with the passage of time, इन interactions की वजह से, इस binding energy की वजह से, the ordered hydrogen bonded water molecules will dissociate, they will disperse, जिसकी वजह से आपकी एंट्रोपी जो है वो क्या होना शुरू हो जाती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। सो इट मीन्स कि एंजाइम और सबस्ट्रेट इंटरेक्शंस की वजह से, या इन अदर वर्ड द बाइंडिंग एनर्जी जो रिलीज होगी बिकॉज ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन, इट विल डिसोसिएट द सॉल्वेशन शेल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स, इट विल डिसॉल्वेट the hydrogen bonded water molecule. So desolvation second contribution है binding energy की।
Third one is the distortion of substrates that must occur in many reactions. बहुत से केमिकल रिएक्शंस में सबस्ट्रेट को केमिकली ट्रांसफॉर्म करने के लिए जरूरी होता है कि उसमें कुछ बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाए, कुछ न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन की जाए, कुछ पोजीशंस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। यानी केमिकल रिएक्शन में सबस्ट्रेट को केमिकली ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है, उसमें चेंजेस आनी होती हैं इन देयर स्ट्रक्चर्स। एंड when an enzyme bind with the substrate, suppose this is an enzyme और ये एक substrate के साथ bind करता है और यहाँ पे एक particular bond है इन substrate जो कि previously एक strong bond है। Suppose there is a nucleophile in enzyme which will conduct an attack on this bond, जिसकी वजह से ये bond weak हो जाता है because of many reasons. Sometimes एक इलेक्ट्रॉन withdrawing ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है और उसकी वजह से रिजल्टिंग बॉन्ड वीक हो जाता है। सो एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान होने वाली इंटरेक्शंस या बाइंडिंग एनर्जी समटाइम्स सबस्ट्रेट को केमिकली ट्रांसफॉर्म होने में हेल्प करती हैं बाय मेकिंग सर्टेन बॉन्ड्स वीक, और उनकी ब्रेकेज या उनकी ट्रांसफॉर्मेशन इजी हो जाती है। एंड द लास्ट वन इज कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है और जो सबस्ट्रेट है, इनमें जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं इनकी प्रॉपर अलाइनमेंट होना होती है। एंड डेफिनेटली ये प्रॉपर अलाइनमेंट होगी तो बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम रिलीज होगी। तो एंजाइम का जो अपना स्ट्रक्चर है, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, सो एंजाइम कैन चेंज, can modify, can adapt a conformation according to the substrate। यानी वो अपने फंक्शनल ग्रुप को सबस्ट्रेट के फंक्शनल ग्रुप के करीब ला सकता है, उनके साथ इस ओरिएंटेशन में बाइंड कर सकता है जिसकी वजह से मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हो। So we can say that because of the flexible structure of enzyme can undergo the changes in their conformation and they bind with the substrate and then release the binding energy. ठीक है, सो दीज आर द सम कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान होने वाली इंटरेक्शंस ना सिर्फ कैटालिटिक पार्ट्स को इंक्रीज करती हैं, ना एंजाइम को सबस्ट्रेट ना सिर्फ कैटालिटिक पार्ट को इंक्रीज करती हैं बल्कि एंजाइम को सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक भी बनाती हैं। और ये इंटरेक्शंस जो हैं ये ट्रांजिशन स्टेट में स्टेबलाइज होती हैं और एक केमिकल रिएक्शन में जो डिफरेंट फिजिकल या थर्मोडायनेमिक बैरियर्स हैं इनको ओवरकम करती हैं। यहाँ तक बच्चों आप लोगों का आज का लेक्चर है, इसको एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एंजाइम की कैटालिसिस की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज।